क्लास सिक्स्थ की एनसीईआरटी का चैप्टर 7 देख लेते हैं। इससे पहले के सारे चैप्टर कवर हो चुके हैं और सिक्स्थ की एनसीईआरटी में बेसिकली एंशियंट हिस्ट्री ही पढ़ा रखी है। एंशियंट हिस्ट्री की अलग से प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं चैनल पे। हर एक टॉपिक को मैंने 1-2 मिनट में कवर करवा रखा है। सो चैप्टर 7 फ्रॉम अ किंगडम टू एन एम्पायर। तो लायंस की अगर हम बात करें, सो यू कैन जस्ट चेक दिस आउट। द लायन कैपिटल इमेज में देख सकते हैं। लायंस जो हमारे नोट्स पे भी होते हैं, हमारे सिक्कों पे भी होते हैं, दे हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री एंड हैव ह्यूज इंपॉर्टेंस इन आवर इंडियन हिस्ट्री एज वेल। ठीक है। सो दे वर कार्व्ड इन स्टोन, जैसे आप ये तो देख सकते हो, एंड प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ। ये पिलर है, इसके ऊपर इस तरह से लगाया गया था लायंस को सारनाथ में, राइट। अशोका जो है, सारनाथ क्या था बताया था मैंने चैप्टर 6 में कि बुद्धिज़्म का जो पहला सरमन था, जो पहली बार उन्होंने अपनी नॉलेज जो है लोगों को दी थी, टीचिंग बेसिकली, वो सारनाथ में ही हुई थी, राइट। अशोका जो है, ही वॉज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स जो हमारी हिस्ट्री के थे, एंड ऑन हिज इंस्क्रिप्शंस वर इंस्क्राइब्ड इन पिलर्स एज वेल एज ऑन रॉक सर्विसेज। Before we find out what was written in these inscriptions, let us see that why his kingdom was called an empire. जो उनका kingdom है उसको empire क्यों कहते थे? तो empire that Ashoka ruled was founded by his grandfather चंद्रगुप्त मौर्य more than, आज से अगर हम देखें तो 2300 साल पहले। ठीक है। चंद्रगुप्त जो है उनको चाणक्य ने, कौटिल्य ने सपोर्ट किया था। बेसिकली मौर्यन डायनेस्टी ये आपकी है। मौर्यन डायनेस्टी मगध वाले रीजन की बात करते हैं। ये मगध वाला रीजन जो आपका पटना, गया वगैरह जो आसपास वाला एरिया है बिहार में, उसकी बात होती है। और इस रीजन को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया गया था साउथ के कुछ एरियाज़ तक, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स जो इंडिया के हैं वहाँ तक ले जाया गया था। एंड मगध जो किंगडम है वो बहुत बड़ा बन गया था, तो बेसिकली उस वजह से उसको एम्पायर हम बोल देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो फर्स्ट बेसिकली रूलर थे आपके मौर्यन एम्पायर के, और उन्होंने चाणक्य के साथ जो है, चाणक्य कौटिल्य एक ही नाम है, एक ही बात है, दोनों नाम इनके ही हैं, उनके साथ अपने एम्पायर को बहुत बड़ा बनाया था, राइट। और जो अशोक है वो इनके क्या है, पोते हैं बेसिकली, राइट। चंद्रगुप्त मौर्य अशोका के पोते हैं। तो अशोक के पास कुछ ऐसा एरिया बचा नहीं था, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने और अशोका के जो पापा हैं उन्होंने बेसिकली बिंदुसार, ठीक है, इन दोनों ने जो है पूरा ही इंडिया बेसिकली कैप्चर करके रख रखा था। तो अशोक के पास ऐसा कुछ था नहीं कि वो वॉर लड़े या कोई एरिया कैप्चर कर ले, ठीक है। चंद्रगुप्त जो है उनको किसने सपोर्ट किया था? चाणक्य ने। चाणक्य का जो आइडियाज़ हैं, अर्थशास्त्र, सबको पता है, एक किताब है बहुत फेमस है, चाणक्य ने बेसिकली वो लिखी थी। देखो डायनेस्टी क्या होती है, अब एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि जो मगध का एम्पायर है वहाँ पे पहले हर्यंका डायनेस्टी आती है, फिर आपकी शिशुनाग डायनेस्टी आती है, फिर नंदा डायनेस्टी आती है, उसके बाद आपकी मौर्यन डायनेस्टी आती है। तो जब डायनेस्टी क्या होती है, देखो हर्यंका डायनेस्टी का मतलब क्या है कि जो 3-4 रूलर्स उसके अंदर हैं। जैसे पहले आपके बिंबिसार थे, राइट, ये देखो ये बिंदुसार है, वो बिंबिसार है, ठीक है। तो हर्यंका डायनेस्टी, मगध एम्पायर में सबसे पहले जो डायनेस्टी थी वो हर्यंका डायनेस्टी थी। तो पहले बिंबिसार थे, बिंबिसार के बाद उनका बेटा अजातशत्रु था, अजातशत्रु के बाद उसका बेटा उदयन था। तो ये बेसिकली क्या है, बेटे बेटे एंड बेटे, हेरिडेटरी बेसिकली जो चीज़ है वो चल रही है। तो एक ही फैमिली के सारे लोग हैं ना, एक ही ब्लड रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद अगर किसी आउटसाइडर ने आके, किसी दूसरे ब्लड रिलेशन के व्यक्ति ने आके ये डायनेस्टी ख़त्म कर दी और अपनी डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर दी, तो उसको हम बोल देते हैं कि एक दूसरी डायनेस्टी होगी, राइट। किसी मतलब दूसरा फैमिली मेम्बर आ गया, दूसरी किसी फैमिली का कोई आदमी आ गया। समझ में आ गया होगा आई गेस, बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है ये। जैसे मैं बात करूँ आपकी शिशुनाग डायनेस्टी जो थी, यानी कि शिशुनाग डायनेस्टी में सारे लोग एक ही ब्लड रिलेशन के हैं, ठीक है। फिर नंदा डायनेस्टी आई थी, नंदा डायनेस्टी में सारे लोग एक ही ब्लड रिलेशन के हैं। फिर नंदा डायनेस्टी को जो है लास्ट में चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य नंदा डायनेस्टी के ब्लड रिलेशन में बिलोंग नहीं करते, नंदा फैमिली की ब्लड रिलेशन से नहीं आते। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी अलग डायनेस्टी लगाई, राइट, जो है मौर्यन डायनेस्टी। फिर उनका बेटा आया बिंदुसार, फिर उसका बेटा अशोका। तो ये इनकी एक डायनेस्टी चल रही है, मौर्यन डायनेस्टी। ये मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली जो है रूलर्स बन रहे हैं वन आफ्टर अदर, बेसिकली एक ही फैमिली के जो फैमिली है, जो वो रूलर्स हैं, उसको हम डायनेस्टी बोलते हैं। बहुत डिटेल में समझा दिया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो बहुत सारी सेवरल सिटीज़ थी इस एम्पायर में, जैसे आप ये देखो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ की अगर हम बात करें, उज्जैन, पाटलिपुत्र कैपिटल थी मगध की, राइट, एंड तक्षशिला, तक्षशिला पंजाब में आजकल है। और
तक्षशिला जो है इट वॉज द गेटवे टू नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, वाइल उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो तक्षशिला देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि देखो यहाँ मगध एम्पायर था, तो यहाँ ऊपर से हिमालय थे, तो यहाँ पर से कोई अटैक कर नहीं सकता था। साउथ में इनका अलग ही सीन चल रहा था, यहाँ डेक्कन प्लेट्यू वगैरह, साउथ में अलग ही डायनेस्टीज़ वगैरह चलती रहती, तो यहाँ से भी ऐसा कोई खतरा था नहीं। खतरा होता था यहाँ से नॉर्थ वेस्ट से। तो तक्षशिला जो है उसकी वजह से काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सेंटर या इम्पॉर्टेंट साइट हम कह सकते हैं। मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन प्रोबेबली लिव्ड इन दी सिटीज़। काफ़ी प्रोस्पेरस सिटीज़ बेसिकली पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन थी मगध एम्पायर के टाइम पे। बाकी एरियाज़ में विलेजेस थे, फार्मर्स और हर्डर्स थे वहाँ पे। और इन सम एरिया जैसे कि सेंट्रल इंडिया में जो फॉरेस्ट है, वहाँ से लोग फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदर करते थे और एनिमल्स की हंटिंग वगैरह करते थे फॉर फूड। एंड पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है। The places where inscriptions of Ashoka are found have been marked with red dots, and these were included within the empire. ठीक है। इंस्क्रिप्शंस देखो क्या होती है, मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है। पहली बात तो मैन्यूस्क्रिप्ट जो पत्तों पे चीज़ें लिखी हैं या किताबों में चीज़ें लिखी थी वो मैन्यूस्क्रिप्ट होती है। इंस्क्रिप्शंस जो हार्ड सरफेस के ऊपर लिखा होता है, जैसे कि आपके पत्थर पे कुछ चीज़ लिखी है या लोहे पे कुछ चीज़ लिखी है, पिल्लर जो ये बना रखे हैं, पिल्लर जो इंस्क्राइब कराते हैं, तो उसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्राइब करना यानी कि पिल्लर पे लिखना, इंस्क्रिप्शंस लिखना। ठीक है। तो रेड डॉट्स पे आप देखो जगह कहाँ तक अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो फैले हुए थे। गिरनार इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, आ जाता है आपका। ब्रह्मगिरी, ठीक है। सांची स्तूपा भी है सांची में। मेरठ, सारनाथ, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पे अशोक के इंस्क्रिप्शंस थे। ठीक है। प्रोबेबली पूरे एम्पायर में लोग अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते थे, अलग अलग तरीके का खाना खाते थे, राइट। अब एम्पायर और किंगडम में क्या फ़र्क है, जैसे कि आपका जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम ही यही है कि फ्रॉम अ किंगडम टू एन एम्पायर। सो व्हाट इज़ बेसिकली द डिफरेंस। तो देखो, एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग्स, बिकॉज एम्पायर्स जो हैं वो लार्जर हैं। किंगडम में रूल करता है किंग, एम्पायर में रूल करता है एम्परर। और एम्परर जो है उसको ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं किंग से। बेसिकली एम्पायर ना एक बड़ा सा एरिया है, जैसे जनपद है, फिर जनपद से बड़ा महाजनपद, महाजनपद से बड़ा एम्पायर, एंड महाजनपद इज बेसिकली किंगडम, राइट। और इनको ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स भी चाहिए जो टैक्स कलेक्ट करें। तो ये डिफरेंस है बिटवीन एम्पायर एंड किंगडम। नाम से पता लग रहा है डिफरेंस। तो एज सच रूलिंग द एम्पायर, एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज, डिफरेंट पार्ट्स वर रूल्ड डिफरेंटली। ऑब्वियस सी बात है। पाटलिपुत्र का जो एरिया है इट वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर, क्योंकि जो पाटलिपुत्र वाला जो ये एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन थी। ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि पाटलिपुत्र जो है यहाँ से गंगा और सोन नदी जाती थी। बहुत एग्रीकल्चर ज़्यादा अच्छे तरीके से इस एरिया में होता था, बिकॉज ये रिवर्स आपके यहाँ पे है, आयरन यहाँ पे मिल जाता था। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरस रीजन बेसिकली ये वाला था। तो वहाँ पे एम्परर जो है उसका डायरेक्ट कंट्रोल था। इसका मतलब जो ऑफिशियल्स जो थे यहाँ पे, they were appointed to collect taxes from farmers, herders and craftspersons and traders who lived in villages and towns in the area. Officials who also punished those who were disobeyed the रूलर्स ऑर्डर्स। मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स आर गिवन सैलरीज। ऑब्वियसली बात है, जब राजा बोल रहे हैं किसी ऑफिशियल्स अपॉइंट कर रखे हैं टैक्स कलेक्शन के लिए, और जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उनको ये ऑफिशियल्स जो हैं क्या करते थे, पनिश भी करते थे। तो ये काम इतना सारा कर रहे हैं तो इनको सैलरीज भी मिलती थी, राइट। अब मैसेंजर्स भी होते थे आपके यहाँ पे किंगडम में, कि मैसेंजर्स जो है राजा भेजते थे कि भाई चेक करो क्या चल रहा है किंगडम में, एम्पायर में, और ये ऑफिशियल्स क्या काम कर रहे हैं। ठीक है। ऑफकोर्स एम्पायर जो है वो सुपरवाइज करता था इनको with the help of members of the royal family and your senior ministers। ठीक है। फिर बाकी एरियाज भी थे अपार्ट फ्रॉम योर दिस प्रोविंशियल कैपिटल, राइट, जैसे कि तक्षशिला है, उज्जैन है। Although there was some amount of control from Patliputra and royal princes were often sent as governors, local customs and rules are probably followed, right। जो राजा रूल करेगा कैपिटल में बैठ के, वही आपके बाकी एरियाज़ में भी जो है रूल फॉलो होंगे। और वहाँ पे राजा जो है अपने गवर्नर्स को, रॉयल प्रिंसेस को भेज देते थे वहाँ पे कि भाई चेक करो क्या सिचुएशन चल रही है तक्षशिला में, उज्जैन में। वहाँ पे बेसिकली रूल करने के लिए अपॉइंट कर देते थे लोगों को, बाकी किसी और को, अपने किसी ट्रस्टेड मिनिस्टर को। ठीक है। बिसाइड्स दिस वास्ट एरियाज से बिटवीन दीज सेंटर्स, तो मॉरियंस जो हैं दे ट्राइड टू कंट्रोल रोड्स, रिवर्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड टू कलेक्ट वॉट एवर रिसोर्सेज आर अवेलेबल एट टैक्स एंड ट्रिब्यूट।
राइट। तो इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा मेहनत बेसिकली करी थी अपने एम्पायर को ग्रो करने में, इसको एक मोस्ट पावरफुल महाजनपद बनाने में, और फिर महाजनपद से फाइनली एम्पायर में कन्वर्ट करने में, ठीक है। जैसे अर्थशास्त्र जो बुक है कौटिल्य की, चाणक्य की, वो बताते हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट है वो इम्पॉर्टेंट था फॉर ब्लैंकेट्स, और जो साउथ इंडिया जो है वो गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स के लिए इम्पॉर्टेंट था। बेसिकली यहाँ से इन चीज़ों को ये लेके आते थे, ठीक है, अपने किंगडम में इम्पोर्ट करते थे, ठीक है जी। नेक्स्ट पेज, ट्रिब्यूट। अच्छा, ये लिखा हुआ है कि इट इज़ पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट। ये पॉसिबल है कि नॉर्थ वेस्ट से ब्लैंकेट्स और साउथ इंडिया से गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स जो हैं एक ट्रिब्यूट की तरह कलेक्ट करे जाते होंगे। ट्रिब्यूट क्या होता है? देखो, अनलाइक टैक्सेस विच वर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, टैक्सेस तो भाई रेगुलर बेस पे हम कलेक्ट करते हैं, ट्रिब्यूट वॉज कलेक्टेड एज एंड वेन इट वॉज पॉसिबल फ्रॉम पीपल हु गेव अ वेराइटी ऑफ थिंग्स मोर और लेस विलिंगली। ट्रिब्यूट ये है कि जब वहाँ पे अवेलेबिलिटी है तब ले लो, राइट। टैक्स तो देना ही पड़ता है, समझ में आया ट्रिब्यूट और टैक्स में डिफरेंस, ठीक है। तो ऑल्सो फॉरेस्टेड रीजन्स भी थे, तो पीपल जो इस एरिया में रहते थे दे वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट, बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी एंड वैक्स टू मॉडर्न ऑफिशियल्स, तो इट एज अ ट्रिब्यूट देते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। अच्छा, मेगास्थनीज, या मेगास्थनीज जो है ये एम्बेसडर था हु वॉज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त बाय द ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया नेम्ड सेल्यूकस निकेटर। अब देखो, चंद्रगुप्त मौर्य की जो है सेल्यूकस निकेटर के साथ ना लड़ाई भी हुई थी, वॉर भी हुई थी, और ये वॉर हुई थी अफ़गानिस्तान वाले रीजन में। तो पाटलिपुत्र में इनकी कैपिटल थी। अब पाटलिपुत्र से सारे रिसोर्सेज लेकर ये कहाँ गए थे? अफ़गानिस्तान गए थे। तो उस वजह से जो इनकी सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो ख़राब हो गई थी। तो पाटलिपुत्र में फेमाइन आ गई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कर लिया था? जैनिज़्म अपना लिया। अब जैनिज़्म में होता है एक्सट्रीम पीनेंस, खाना कम खाना होता है, कुछ इस टाइप का सिस्टम होता है। तो इनको लगा कि उससे क्या होगा, जो प्रॉब्लम है कि खाना नहीं मिल रहा लोगों को खाने के लिए, वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। बट वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है भद्रबाहु के साथ, इनका एक फॉलोअर था, उसके साथ कहाँ चले गए? साउथ में, जैनिज़्म अडॉप्ट करके, और इन्होंने वहाँ पे फास्ट ऑन टू डेथ कर लिया। तो इनकी डेथ हो जाती है वहाँ पे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की। फिर जो इनके साथ गए थे भद्रबाहु, वो सोचते कि भाई मैं अकेला क्या करूँ साउथ में। ये वापस चले जाते हैं पाटलिपुत्र में, और वहाँ पे स्थूलबाहु जो होता है वो क्या कर रखा होता है, उसने परमिशन दे दी होती है जैन मॉन्क्स को वाइट कपड़े पहनने की। और जब भद्रबाहु उससे पूछते हैं स्थूलबाहु से कि भाई तूने परमिशन क्यों दी, तो वो ये कहता है कि फेमाइन है, लोगों के पास पैसे नहीं है, कपड़े कोई नहीं पहनता है, तो मैं कैसे डिफरेंस करूँ कि भाई कौन यहाँ पे जैन मॉन्क है और कौन नहीं। तो वहाँ से डिफरेंस आता है आपका दिगंबर और श्वेतांबर में। जो कपड़े पहनते थे वाइट वो श्वेतांबर, जो नहीं पहनते थे वो दिगंबर। श्वेतांबर वर द फॉलोअर्स ऑफ स्थूलबाहु और दिगंबर वर द फॉलोअर्स ऑफ भद्रबाहु बेसिकली, ठीक है। और बेसिकली ये जो डिफरेंस या डिफ्रेंशिएशन हुआ था जैनिज़्म का दो सेक्ट्स में, जो बटा था ये दिगंबर और श्वेतांबर, ये बुद्ध एक जैन काउंसिल में हुआ था। फर्स्ट जैन काउंसिल जो हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी कमेंट्स में बताना। एंड इट वाज पैटर्नाइज्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था बिंदुसार, उसने पैटर्नाइज करी थी, यानी कि उसने खर्चा दिया था उस जैन काउंसिल का। और इट वाज हेडेड बाय स्थूलबाहु, ठीक है। तो वीडियो भी बना रखी है मैंने अलग से इसकी, कि कैसे ये स्टोरी बता रखी है बेसिकली मैंने उस वीडियो में, कैसे जैनिज़्म जो है वो दो सेक्ट्स में डिवाइड होता है। अच्छा, टॉपिक पे आ जाओ, ठीक है। तो मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर ने, वेस्ट एशिया का लीडर है ये सेल्यूकस निकेटर, ग्रीक रूलर है। इसने मेगास्थनीज को भेजा था एज एन एम्बेसडर चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। तो मेगास्थनीज ने जो एक अकाउंट भी लिख रखा है जो उसने देखा इंडिया में आके, क्या लिख रखा है वो देखो, कि जो ओकेजन्स थे जिनमें एम्परर अपीयर होता था पब्लिक में, दे आर सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेशंस। जो राजा था, ही वॉज कैरिड इन अ गोल्डन palanquin. His guards ride elephants decorated with gold and silver. Some of the guards carry trees on which live birds, including a flock of trained parrots, circle about the head of the emperor. The king is normally surrounded by armed women. He is afraid that someone may try to kill him. He has special servants who taste the food before he eats. Wow. He never sleeps in the same bedroom for 2 nights. एंड अबाउट पाटलिपुत्र, मॉडर्न पटना, मेगास्थनीज ने लिखा था कि दिस इज़ अ लार्ज एंड ब्यूटिफुल सिटी सराउंडेड बाय अ मैसिव वॉल।
ऑब्वियसली फोर्टिफिकेशन कर रखी थी यहाँ पे राजाओं ने। राजगीर की भी फोर्टिफिकेशन करी हुई थी, अजातशत्रु ने करवाई थी, एंड इसकी भी पाटलिपुत्र की भी फोर्टिफिकेशन हो रखी थी। ठीक है, अजातशत्रु भाई आपका हर्यंका डायनेस्टी का था। ठीक है, बहुत टाइम पहले बेसिकली जब मगध एम्पायर बन रहा था, मगध को ये अपनी ग्रोथ कर रहे थे मगध वाले एरिया में, तब स्टार्टिंग में जो डायनेस्टी आई थी वो हर्यंका डायनेस्टी थी। उसका एक लीडर था अजातशत्रु। उसने राजगीर जो इनकी पहले कैपिटल थी मगध वालों की, उस पे फोर्टिफिकेशन करवाई थी। बाद में कैपिटल शिफ्ट हो गई थी पाटलिपुत्र पे। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है, 6th के एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, एंशियंट हिस्ट्री के पहले इस पे जाके देख लेना। तो जो पाटलिपुत्र है, इट हैज़ 570 टावर्स एंड 64 गेट्स। द हाउसेज ऑफ 2 और 3 स्टोरीज आर बिल्ट ऑफ वुड एंड मड ब्रिक। मड ब्रिक के हाउस बन रखे थे। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन में घर किससे बन रखे थे? बर्न्ट ब्रिक से। ठीक है, द किंग्स प्लेस इज ऑल्सो ऑफ वुड एंड डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग्स एंड इट इज सराउंडेड विद गार्डन्स एंड एनक्लोजर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स। ठीक है, अच्छा, व्हाट डू यू थिंक द किंग हैड स्पेशल सर्वेंट्स टू टेस्ट द फूड ही एट? किसने जहर मिला दिया भाई? तो ठीक है, एंड इन व्हाट वेज वाज पाटलिपुत्र डिफरेंट फ्रॉम मोहनजोदारो? कमेंट्स में बताना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एक तो मैंने बता ही दिया भाई, घर का बनने का डिफरेंस। अशोका, तो मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर जो है वो अशोका थे। मगध पे रूल करने वाली एक डायनेस्टी थी मौर्यन डायनेस्टी। उसके जो 3rd रूलर थे बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोका, वो एक बहुत ज़्यादा फेमस रूलर थे। बेसिकली पूरी एंशियंट हिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा बहादुर और सबसे ज़्यादा ऐसा रूलर जिसने पूरी इंडिया को मैक्सिमम कैप्चर करके रख रखा था, वो अशोका ही थे। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शंस में अपने मैसेज इन्होंने इंस्क्राइब करवाए थे। मोस्ट ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन प्रकृत एंड वर रिटन इन ब्रह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो प्रकृत जो ऑर्डिनरी लोगों की भाषा है उसमें इनके इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए थे, जैसे कि ऑर्डिनरी लोग भी उनको समझ पाएँ, और प्रकृत ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। ठीक है, अशोकास वॉर इन कलिंग। कलिंग बेसिकली जो ओडिशा वाला रीजन है वो आपका है। अगर हम मैप पे देखें, सो जस्ट अ सेकेंड, दिस इज़ द रीजन कलिंगा, राइट? ओडिशा वाला जो रीजन है, बेसिकली यहाँ पे एक वॉर हुई थी अशोका की टू कॉन्कर कलिंगा, राइट? और जब उन्होंने देखा कि हर जगह वायलेंस इतना ज़्यादा हुआ इस वॉर में, ब्लड शेड, तो उनको लगा कि अब मैं कोई भी वॉर नहीं लड़ूंगा। देखो, पहले जब ये बने थे राजा, तो उस टाइम पे जो है सारे के सारे एरियाज़ इनके फादर ने और इनके ग्रैंडफादर ने कैप्चर करके रखा हुआ था, तो कुछ ऐसी बड़ी बड़ी वॉर्स लड़ने की इनको ऐसा ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ी थी। ठीक है, एक कलिंग की वॉर का एग्जांपल दिया जाता है कि जब इस वॉर में देखते हैं कि भाई इतना ज़्यादा ब्लड शेड था, इतना ज़्यादा जो वायलेंस था, तो उसकी वजह से ही डिसाइडेड टू गिव अप फॉर वॉर, कि अब मैं कोई भी वॉर नहीं लड़ूंगा, राइट? और ही इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड जिसने एक वॉर जीतने के बाद भी वॉर का आइडिया छोड़ दिया कि अब मैं नहीं लड़ूंगा। तो अशोका का एक इंस्क्रिप्शन ही है कलिंग वॉर से रिलेटेड जो है। ठीक है, देखो क्या है। दिस इज वॉट अशोका डिक्लेयर्ड इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शंस दैट 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कॉन्कर्ड कलिंगा। About 1.5 lakh people were captured and more than 1 lakh of people were killed. And this filled me with sorrow. Why? Whenever an independent land is conquered, lakhs of people die and many are taken prisoner. Brahmins and monks also die. People who are kind to their relatives and friends, to their slaves and servants die or lose their loved ones. That is why I am sad and have decided to observe Dhamma and to teach others about it as well. I believe that winning people over through Dhamma is much better than conquering them through force. I am inscribing this message for the future so that my son and grandson after me should not think about war. Instead, they should try to think about how to spread Dhamma. ठीक है, सो ही वॉज वरिड, ही वॉज सैड कि वॉर होती है तो इतने सारे लोगों की डेथ होती है एंड पीपल, उनकी फैमिली ख़त्म हो जाती है, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, लव्ड वंस को वो खो देते हैं। तो इसलिए ही वांटेड कि भाई शांति चाहिए, वॉर नहीं चाहिए। तो धामा बेसिकली एक प्राकृत वर्ड है। ठीक है, एंड धामा इज़ अ प्राकृत वर्ड फॉर संस्कृत टर्म धर्मा, राइट? तो धर्मा बेसिकली धामा की ये बात कर रहे होते हैं। बुद्धिज़्म ये अपना लेते हैं इसके बाद कलिंग वॉर की बात की शांति बेसिकली चाहिए है। तो ये धम्मा से जो मतलब क्या है, अशोका ने जो ये धम्मा की बात करी है उसका मतलब क्या है? इट डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड या कोई सेक्रीफाइस अब करो। उनको लगा कि जस्ट
जैसे फादर जो हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वैसे ही उसकी ड्यूटी थी कि वो अपने सब्जेक्ट्स जो उनके किंगडम में जो लोग रहते, जो प्रजा थी बेसिकली, उसको वो पढ़ाए. ऑल्सो ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा. ठीक है. देर वर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम, दैट पीपल जो है उसके एम्पायर में दे फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता था. एनिमल सेक्रीफाइस जब होती थी उससे थोड़ा सा ये चिंतित हो जाते थे. स्लेव्स एंड सर्वेंट्स जो हैं दे वर इल ट्रीटेड, वो देख के ही वॉज सैड एंड फीलिंग कि ये नहीं होना चाहिए. बिसाइड्स देयर वर क्वेरल्स इन फैमिलीज एंड अमंग्स्ट नेबर्स. ठीक है. अशोका फेल्ट दैट कि इट वॉज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स. तो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स नोन एज धामा महामत्ता, कि भाई धामा महामत्ता इसने जो है स्पेशल ऑफिशियल्स अपॉइंट करे थे कि आप लोग किंगडम में जाओ और धम्मा की टीचिंग्स जो हैं वो लोगों को सिखाओ. राइट. इसके अलावा अशोका ने अपने मैसेजेस जो हैं वो रॉक्स और पिलर्स पे इंस्क्राइब कराए थे और अपने ऑफिशियल्स को बोला था कि भाई इसको पढ़ो, इस मैसेज को, जो खुद नहीं पढ़ पाते उनके लिए पढ़ो, उन्हें सुनाओ कि मैंने क्या लिखवा रखा है. ऑल्सो अशोका ने अपने मैसेंजर्स जो हैं वो भी भेजे थे टू स्प्रेड आइडियाज़ अबाउट धम्मा टू अदर लैंड्स. जैसे कि जो अपने ही एम्पायर के अलावा, अपने एम्पायर में तो उन्होंने इस धम्मा को जो टीचिंग है वो फैलाई ही थी, साथ के साथ इजिप्ट और ग्रीस और सीरिया में भी इसने अपने मैसेंजर्स को भेजा था कि धम्मा का जो आइडिया है वो इन लैंड्स पे भी फैला के आओ. ऑल्सो जो इसके सन था, इसका बेटा अशोका का महिंद्रा और डॉटर संघमित्रा, उसको इन्हें श्रीलंका भेज दिया था कि भाई बुद्धिज़्म का आइडिया वहाँ पे फैला के आओ, ये सब कुछ. ठीक है. रोड्स इसने बनाई थी, वेल्स बनवाए थे और बिल्ट हाउसेस बनवाए थे लोगों के लिए, और मेडिकल ट्रीटमेंट अरेंज करवाया था ह्यूमन बींग्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी. एक ये पिक्चर देखो, रामपुरवा बुल, फाइनली पॉलिश्ड स्टोन स्कल्पचर है ये, एंड इट वॉज अ पार्ट ऑफ अ मोरन पिलर फाउंड इन रामपुरवा बिहार. तो मोरन पिलर, राइट, देखो नीचे पिलर है एंड ऊपर ये बन रखी है, तो ये उसका पार्ट था. और अब ये राष्ट्रपति भवन में है. अब देखो उस टाइम के जो स्कल्प्टर्स हैं उन्होंने किस टाइप का ये स्कल्पचर बना रखा है. स्कल्पचर और स्क्रिप्चर में डिफरेंस पूछा था मैंने पिछले वीडियो में भी पूछा था. बहुत ही सिंपल है यार. स्कल्पचर दिखी गया, स्क्रिप्चर बता दो मेरे को, कमेंट्स में बताना, कुछ तो सर्च करो. ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं. ओके. Ashoka's message to his subjects. People perform a variety of rituals when they fall ill, है ना? When the children get married, when children are born, or whatever they go, or when they go on a journey. These rituals are not useful. If instead people observe other practices, this would be more fruitful. That you should be gentle with slaves and servants. You should respect elders. You should treat all creatures with compassion. You should give gifts to Brahmins and monks. And it is wrong to praise one's own religion or to criticize others' religion. Each one should respect the other's religion. If one praises one's own religion while criticizing another's, then one is actually doing greater harm to one's own religion. Therefore, one should try to understand the main ideas of another's religion and respect it. तो जो ये मैसेज है बेसिकली अशोका ने अपने सब्जेक्ट्स को, अपनी प्रजा को दे के रखा था. जस्ट चेक दिस आउट. ब्राह्मी स्क्रिप्ट है ये. मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट जो है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही डेवलप हुई है. ये लेटर ए दिख रहा है आपको डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में. ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ए को इस तरह से लिखते थे, बंगाली में ऐसे लिखते हैं, मलयालम में ऐसे लिखते हैं, तमिल में ऐसे लिखते हैं, एंड देवनागरी हिंदी में ऐसे लिखते हैं. ठीक है. सो दिस वॉज द चैप्टर. क्वेश्चंस यू कैन जस्ट चेक इट आउट. बहुत सिंपल है. ठीक है. कोई डाउट हो तो बताना. कलिंग वॉज एंशियंट नेम ऑफ ओडिशा. कौटिल्य के आइडिया लिखे हैं शास्त्र में. तक्षशिला था गेटवे टू नॉर्थ वेस्ट. इंस्क्रिप्शंस ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, ये ट्रू है. प्राकृत लैंग्वेज में है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है. ठीक है. सो दिस वाज ऑल. बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एम्पायर आज से 2300 साल पहले. ये भी एक मैप दे रखा है, देखो इसको. ये आई गेस दूसरे चैप्टर का तो नहीं छाप दिया इसमें. 69 पेज, 71 पेज, 70. एक सेकेंड गाइज, लेट मी चेक इट आउट. 69, 70, 71, 72. देख लेते हैं ये क्या सीन है, पढ़ लेते हैं इसको भी. आज बस तो मेरे को लग रहा है ये उल्टा सीधा आ गया है पेज.
देखो सिल्क रूट सबको पता ही है भाई, सिल्क रूट तो चैप्टर 8 का वैसे तो है ये, चलो देख लो भाई। सिल्क रूट चाइना वाला जो रीजन है वहाँ से ये सिल्क रूट जो जाता था, आपका जो रेड लाइन दिख रही है आपको, ये जो कंट्रोल है चाइनीज़ रूलर्स के पास था। ग्रीन लाइन अगर देखोगे ये वाली कुशानास के पास कंट्रोल था इसका। और इम्पॉर्टेंट सी रूट्स आपको दिख रहे होंगे थोड़े ग्रीन से कलर में, एंड ये रहा कलर वाला, ये रहा राइट। फिर पर्पल रूट वर कंट्रोल बाय रोमन एम्पायर। सी रूट्स दिखा रखे हैं भाई, सिल्क रूट वाला, बाकी इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट्स आपको दिखा रखे हैं। इसमें कुछ इतना है नहीं समझाने वाला। आगे देखो इसमें क्या दिखा रखा है। चाइनीज़, इंडियन, Iranian, Arab, Greek and Roman traders participated in these exchanges. The ports along the coast of South India were important centers for export of paper and other spices. तो जो मौर्यन एम्पायर है बेसिकली वो आज से 2200 साल पहले कोलैप्स हो गया। उसके बाद कुछ और न्यू किंगडम्स जो हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस्टेब्लिश होने लग गए थे, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ इंडिया के पार्ट में इंडो ग्रीक्स ने रूल किया था 100 साल तक एटलीस्ट। उसके बाद सेंट्रल एशियन पीपल आ गए थे, शाखाज जिसको सरकाज SAKAS भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो आए थे जिन्होंने नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में अपने किंगडम्स बनाए थे। इनमें से कुछ किंगडम्स 500 साल तक भी चले थे। उसके बाद शाकास को जो है वो गुप्ता किंग्स ने हरा दिया था। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। ये पूरी हरात की पूरी क्रोनोलॉजी जो है एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा चुकी हूँ, आपको प्लेलिस्ट चेक कर लेना। शाकास जो है उनके बाद कुशानाज आए थे आज से 2000 साल पहले, उनके बारे में चैप्टर 8 में देखेंगे, ठीक है। नॉर्थ में और सेंट्रल इंडिया में मौर्यंस जनरल था बेसिकली, मौर्य का जनरल, आर्मी जनरल पुष्यमित्र शुंगा डायनेस्टी आ गई थी, उसने किंगडम बना लिया था। शुंगास के बाद दूसरी डायनेस्टी थी कन्वाज एंड बाय रूलर्स फ्रॉम अदर फैमिलीज़। उसके बाद फाइनली गुप्ता एम्पायर आया था अबाउट 1700 ईयर्स अगो। तो ये सब कुछ की भाई, जो बाहर से जो ये अटैक्स हो रहे थे, इंडो ग्रीक्स वगैरह आ रहे थे, कुशानास भी बाहर से आए थे, ये सब कुछ पढ़ते हैं हम आगे। गुप्ता किंग्स, शुंगा डायनेस्टी, सका रूलर्स आपके थे। उसके बाद ये हम पढ़ते सतवाहना पढ़ते हैं कि शका रूलर जो है जो वेस्टर्न इंडिया में रूल करते थे, उन्होंने काफ़ी सारी बैटल लड़ी थी सातवाहनास के साथ। और जो सातवाहना किंगडम है ये बेसिकली वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के पार्ट्स में था, ठीक है। सातवाहना किंगडम जो है इट वॉज एस्टैब्लिश अबाउट 2100 ईयर्स अगो, 400 साल तक ये लास्ट किया था। फिर आज से 1700 साल पहले एक न्यू रूलिंग फैमिली वकाटाकास जो है वो पावरफुल हो गई थी सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है। साउथ इंडिया में जो है चोलाज, चेराज, पांड्याज उन्होंने रूल किया था। और आज से 1500 साल पहले 2 लार्ज किंगडम से, पल्लवास के और चालुक्याज के, और भी किंगडम्स थे, किंग्स थे, उनके बारे में कॉइन्स और जो इंस्क्रिप्शंस हैं, किताबें हैं, वहाँ से हमें डिटेल मिलती है, राइट। और भी चेंजेस जो हैं वो हो रहे थे सोसाइटी में, इसमें ऑर्डिनरी मैन एंड ऑर्डिनरी वुमेन प्लेड अ ग्रेट रोल, राइट। जैसे कि एग्रीकल्चर का स्प्रेड, न्यू टाउन्स बन रहे थे, क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड इंक्रीज़ हो रही थी। जो ट्रेडर्स हैं वो नए नए सी रूट्स को, नए नए लैंड रूट्स को एक्सप्लोर कर रहे थे कि भाई सी रूट्स को हम वेस्ट एशिया कैसे जाएँ, ईस्ट अफ्रीका कैसे जाएँ, साउथ ईस्ट एशिया कैसे जाएँ, ये सब रूट्स जो ये खुल चुके थे। एंड मैनी न्यू बिल्डिंग्स वर बिल्ट, जैसे टेम्पल जो हैं वो बन रहे थे पहली बार, स्तूपास जो हैं वो बन रही थी, बुक्स लिखी जा रही थी, साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी, ठीक है। और ये डेवलपमेंट साथ के साथ हो रही थी, टेम्पल्स भी बन रहे हैं, बुक्स भी लिखी जा रही है, ये सब कुछ हो रहा है। तो ये बात दिमाग में रखना, ये नहीं कि पहले 100 साल में टेम्पल बन रहे हैं फिर अगले 100 साल में बुक्स लिखी जा रही है, नहीं, साथ के साथ चीज़ें होती हैं ये। तो डिटेल में हम पढ़ते हैं, इसको आगे पढ़ेंगे। इंडो ग्रीक कॉइन देख सकते हो आप, ठीक है। ये रूलर है, ऊपर नाम लिखा हुआ है, जस्ट फॉरगेट द नेम, कौन सा रूलर था ये। ये कुशाना कॉइन देखो, कुशानास बेसिकली इन्होंने गोल्ड कॉइन्स जैसे इशू कर रखे थे। इंडो ग्रीक्स जो है सबसे पहले रूलर्स जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू करे थे, ठीक है। ये आपको शाखा कॉइन दिख जाएगा, फिर ये सातवाहना कॉइन दिख जाएगा। अच्छा, जो कुशानास के कॉइन में जो गोल्ड था वो पूरा का पूरा बेसिकली सिक्का गोल्ड का ही बना हुआ था। इन कंपैरिजन टू गुप्ता एम्पायर देखो तो वहाँ पे जो गोल्ड कॉइन्स थे उसके अंदर थोड़ा सिल्वर या कॉपर मिक्स था। तो इसका मतलब आप देख सकते हो कि कुशानास के बाद गुप्ताज आए थे, राइट। तो कुशानास का गोल्ड कॉइन काफ़ी अच्छा है, यानी कि इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी। लेकिन गुप्ताज का गोल्ड कॉइन जो मिला है वो उसकी प्योरिटी एज़ कम्पेयर टू कुशाना कॉइन कम है, ठीक है। तो उसकी वजह से मतलब इससे क्या पता लगता है आपको, एविडेंस किस चीज़ का है कि भाई ट्रेड जो है, ट्रेड डेवलपमेंट वगैरह धीरे धीरे कम हो रही थी। अब वो क्यों हो रही थी ना, उसकी एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है,
वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कभी किसी और चैप्टर में कि भाई वेस्ट वाले जो साइड है वहाँ से हमारा ट्रेड कट गया था। बेसिकली क्या होता था, हम पेपर, स्पाइसेस, कॉटन वगैरह चीज़ें बेचते थे वेस्ट वाले रीजन में, एंड वहाँ से फिर हमें क्या मिलते थे, गोल्ड कॉइन्स मिलते थे, ठीक है, रोमन एम्पायर के आसपास वगैरह वाली जगह पे। तो वहाँ से एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं आ रहा यार, सो सॉरी। वेस्ट समझ लो ना आप, इंडिया के वेस्ट वाले रीजन से हम वहाँ से आता था गोल्ड कॉइन्स। तो वो वहाँ पे डिस्कशन हुआ कि भाई हम मंगवा रहे क्या है इनसे, स्पाइसेस, पेपर, बदले में दे रहे हैं गोल्ड कॉइन्स भर भर के, तो हमें ही नुकसान हो रहा है। तो इजिप्ट था आई गेस, जस्ट अ मिनट, मैं चेक करके आपको मैं बताती हूँ। सही बताया मैंने, रोमन एम्पायर एंड इजिप्ट वाला एरिया ही है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। नेक्स्ट चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हिस्ट्री सब्जेक्ट रटना नहीं होता है आपको, क्रोनोलॉजी समझनी होती है, अच्छे से समझना होता है चैप्टर्स में बात क्या हो रही है, तो कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है।